two cell E1 and E2 in the given circuit diagram have an EMF 5 volt and 9 volt। यानी कि एक सर्किट आपको दिया हुआ है, फाइव वोल्ट एंड 9 वोल्ट, E1 E2, ठीक है। एंड इसमें 4.5 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ये सर्किट है 6 ओम, 3 ओम एंड 4.5 ओम। ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, एक बार और इसको करके आंसर दिखाएंगे। जिन्होंने किया है वो आंसर चैट में लिख देंगे, और जो नए बच्चे आए एक बार ट्राई करें। क्वेश्चन में कह रहा है टू सेल्स E1 and E2 इन द गिवन सर्किट डायग्राम हैव एन EMF 5 वोल्ट एंड 9 वोल्ट and internal resistance of 0.3 ohm and 1.2 ohm। इंटरनल रेजिस्टेंस इसका दे रखा है 0.3 ओम और इसका दे रखा है 1.2 ओम। जो नए बच्चे आए हैं इंटरनल रेजिस्टेंस समझ लीजिए। अब दो रेजिस्टेंस आप पढ़ेंगे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कि ये जो सर्किट में लगे हुए हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस है जो बैटरी जो सेल होती है उनके अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है, तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस उस रेजिस्टेंस यानी सेल के रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी वैल्यू दे रखी है, यानी E1 जो सेल है उसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है बट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.3 ओम। E2 जिसकी पोटेंशियल 9 वोल्ट है पर इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2 ओम, और ये अलग से रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ठीक है। तो आगे क्या बोलता है, two cells E1 and E2 in the given circuit 9 volt and 5 volt, internal resistance 0.3 ohm and 1.2 ohm respectively, calculate the value of current flowing through the resistance of 3 ohm। यानी कि करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर निकालना है कि 3 ओम में से कितना करंट जा रहा है वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। 3 ओम में से कितना करंट फ्लो करके जा रहा है उतना रेजिस्टेंस आपको बताना है। हाँ बोलो समीर। सर ये जब सेल को नेगेटिव टू नेगेटिव मतलब एक ही टर्मिनल कनेक्ट करते तो काम करता है? हाँ यही तो बात है यहाँ पे। ये हमने सीखा था जब मैं EMF सिखा रहा था। तो बैटरी कनेक्शन आप दो तरीके से आप देखोगे, एक नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो आपको E1 प्लस E2 करके नेट EMF ले लेना है। अगर नेगेटिव टू नेगेटिव है तब आपको माइनस कर देना है और नेट इफेक्टिव वैल्यू ले लेनी है। यानी बड़े में से छोटे को माइनस करके आप नेट इफेक्टिव वैल्यू ले लेंगे। तो 2/3 होगा। है? तो आंसर क्या है? आपका कितना आ रहा है? 2/3। 2/3 नहीं, 1.5 नहीं नहीं, रुक जाओ, ठीक है।
सर इसमें फ्लो ऑफ करंट किधर को होगा, पता कैसे लगाएंगे? यही तो देखना है, इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन है तो क्या चीज सेम रहेगा और क्या चीज डिफरेंट रहेगा, वो चीज आपको देखनी होगी। सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है। पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल सेम होता है, करंट अलग अलग होता है। देखिए, बड़ा छोटा सा, वैसे करने को तो बहुत लेंदी तरीके से भी किया जा सकता है, बट वही बात है कि छोटे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। सिंपल सी बात है कि ये और ये पूरा क्या है, सीरीज में है। तो इसका मतलब अगर इसमें जो टोटल करंट फ्लो कर रहा होगा वो जो टोटल करंट फ्लो कर रहा होगा वो करंट उतना इसमें भी फ्लो कर रहा होगा और इस पूरे में भी कर रहा होगा। बट ये पैरेलल में है तो इसमें जो टोटल करंट फ्लो कर रहा होगा, बट अगर इंडिविजुअल देखोगे तो करंट की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन में है। और ऐसा भी नहीं है कि और ऐसा भी नहीं है कि रेजिस्टेंस सेम हो। रेजिस्टेंस सेम होते तो इक्वल करंट डिवाइड होके बट जब फ्लो करता, तो करंट की वैल्यू अलग अलग डिवाइड होके फ्लो करेगी। अब कितनी करेगी हमें नहीं पता। दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं कि सीरीज में है तो पोटेंशियल अलग अलग होगा, बट ये दोनों 6 ओम और 3 ओम तो पोटेंशियल क्या होंगे, ये तो पैरेलल में है तो इनका पोटेंशियल तो सेम होना चाहिए। यानी कि 6 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल बनेगा और 3 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल बनेगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका हम यूज कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें पहले करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब अगर आपको करंट की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल करंट निकालने के लिए टोटल पोटेंशियल और टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। सिंपल सी बात यही है ना। देखो, पहले तो हम क्या करते हैं कि इफेक्टिव वोल्ट यानी नेट वोल्ट निकालते हैं। तो E जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, E2 माइनस E1 करके, यानी 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ये तो आ गया E नेट यानी टोटल। ठीक है। उसके बाद करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो पहले तो इस पैरेलल वाले को सॉल्व कर लो, सीरीज वाला एक बना लो। तो इसके लिए हमने बनाया आर डैश, जो निकाला वो निकाला 1/6 प्लस 1/3। तो ये कितना हो गया, 6 एलसीएम लोगे तो 1 प्लस 3 2 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2, यानी कि आर डैश कितना आ गया, 2 ओम। ठीक है। अब आप देखोगे ये पूरा सॉल्व होके 2 ओम आ चुका है। ठीक है। तो 4.5 ओम, 2 ओम, 1.2 ओम, वो 0.3 ओम, ये सारे के सारे क्या है, सीरीज में है। ये सारे के सारे क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो आपने क्या कर दिया, टोटल निकालने के लिए आर एस आपने ले लिया 2 ओम प्लस 4.5 ओम प्लस 1.2 ओम प्लस 0.3 ओम। ठीक है। तो देखिए कितना हुआ ये, 1.2 और 0.3 1.5, 1.5 और 4.5 कितना हुआ, 6, 6 और 2 कितना हो गया, 8 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आया वो क्या आ गया आपका, 8 ओम। टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया, 8 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस आ गया है तो टोटल करंट भी निकाल लो। तो करंट इज इक्वल टू क्या हो गया, ईएमएफ अपॉन में आर। तो कितना आ गया, 4 अपॉन में 8 यानी 0.5। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। अब ये करंट की वैल्यू है, यानी कि ये जो आई जा रहा है इसमें से कितना करंट जा रहा है, 0.5 एम्पियर। यानी इसमें 0.5 एम्पियर जाएगा और इस पूरे में भी 0.5 एम्पियर जाएगा। अब एक बात बताओ, अब 0.5 में से कुछ हिस्सा 6 ओम में जाएगा, कुछ हिस्सा 3 ओम में जाएगा, बट दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम। तो मान लेते हैं कि 6 ओम में जो जा रहा है वो कितना जा रहा है, I1। तो 3 ओम में कितना जाएगा, आई 0.5 माइनस I1, यही जाएगा ना करंट। अगर 6 ओम में मान लेते हैं कि I1 जा रहा है तो 3 ओम में कितना जाएगा, 0.5 माइनस I1। तो अब इस 3 ओम में कितना करंट जा रहा है ये पता चल गया।
6 ओम में कितना करंट जा रहा है वो हमने लेट कर लिया, दोनों का पोटेंशियल सेम है। क्यों? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है करंट इनटू में रेजिस्टेंस। तो इसका अगर पोटेंशियल निकालूंगा 6 ओम का तो क्या आएगा? करंट इनटू में रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3 ओम का पोटेंशियल निकालूंगा तो क्या आएगा? करंट इनटू में रेजिस्टेंस। अब इसको सॉल्व कर लो। 6i1 इज इक्वल टू 0.5 कितना होगा? 5 3 15, 1.5 माइनस 3i1। ठीक है, 3i1 उधर जाएगा तो कितना बचा? माइनस प्लस 9i1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1.5 अपॉन में ये हो गया ना 1.5 माइनस 9 प्लस हो गया ना, तो i1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1.5 अपॉन में 9। उल्टा क्या गड़बड़ी हो गई? फिर बंदा सिक्स आया मेरा। इसको उल्टा करके देखना, 0.5 आ रहा है ना, ऐसे कर लो जरा। 0.5 ये i1 मान लो इसको, और इसको 0.5 i1। अच्छा वो उसे आ रहा है ना, आई इसमें निकालना है ना, तो ये ज्यादा सही रहेगा। हाँ तो 3, तो यहाँ देखो 6 5 6 30 यानी 3 माइनस 6i1 इज इक्वल टू 3i1, और ये इधर जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया? 9i1। तो i1 इज इक्वल टू हो गया 3/9 यानी 1/3 यानी कि 0.33 एम्पियर। इसमें किसी को डाउट? जीरो 0.33 एम्पियर, सोनिया रावत 0.3 एम्पियर। ठीक है, इन्होंने करा हुआ था, गुड। बाकी हो किसी को डाउट? सर अगर कोई 0.5 से माइनस करते हो तो नहीं होता? अगर जो पहले वाले करते ना तो उसमें माइनस करके निकालना पड़ता। देखो उसने बोला है कि 3 ओम में करंट की वैल्यू निकालो, मैं डायरेक्ट करंट की वैल्यू उसी में मान लेता हूँ ना। अगर मैं 0.5 i1 इसमें मानूंगा तो मेरे को माइनस करना पड़ जाएगा फिर। हाँ तो सर उससे आ रहा है। हाँ उससे उसे भी आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा, आ रहा है। ठीक पर है मुझे सर। एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ जाएगा, उसमें माइनस करना पड़ जाएगा। किसी को डाउट? नहीं डाउट? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको रब करते हैं या स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टू स्टूडेंट्स एक्स एंड वाई परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन पोटेंशियोमीटर सेपरेटली यूजिंग द सर्किट डायग्राम शोन हियर। अभी मैं एक सर्किट डायग्राम बनाऊंगा पोटेंशियोमीटर का। तो दो अलग अलग स्टूडेंट हैं जो कि उस पे क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अलग सेपरेटली वर्क कर रहे हैं। पहले एक बंद एक्स ने किया, फिर वाई ने किया। तो एक्स और वाई ने जब किया तो सब कुछ सेम रखा, पर एक्स ने कुछ किसी चीज की वैल्यू इंक्रीज कर दी और वाई ने अलग वैल्यू इंक्रीज कर दी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं जरा डायग्राम बना देता हूँ, फिर पूछता हूँ आपसे।
अब क्वेश्चन ये है, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछता है, फर्स्ट बोलता है कीपिंग अदर थिंग्स अनचेंज्ड, फर्स्ट पॉइंट x increases the value of r, और सेकंड में y increases the y decreases value of s. How would these changes affect the position of the null point in each case and why? ये जो नल पॉइंट है जिसपे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आती है, इसको हम नल पॉइंट कहते हैं, बैलेंस पॉइंट कहते हैं। तो बोल रहा है कि अगर x, पहले हम x वाला केस लेते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं कि अगर सब कुछ सेम रखता है बट जब x एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो उस टाइम पे r की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। तो अगर r की वैल्यू को इंक्रीज करेगा तो इस j यानी ये जो नल पॉइंट है या j जो नल पॉइंट है, इस पे क्या इफेक्ट आएगा? क्या इफेक्ट का मतलब राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड जाएगा? कौन बताएगा? तो लेफ्ट साइड जाएगा। लेफ्ट साइड जाएगा। समीर कह रहा है लेफ्ट साइड जाएगा। एनीवन? और कोई? कोई नहीं, मतलब कोई नहीं पढ़ रहा। समीर, आंसर शीट तूने कितने क्वेश्चन किए थे कुछ टेस्ट पेपर में? तो जितने आते थे। जितने आते थे? मतलब सुधरेगा नहीं तू कभी भी ना, है ना, पढ़ के कभी टेस्ट देना ही नहीं है, हैं? कर लूंगा। आगे देख, हाँ तो क्या है, देखो x ने इंक्रीज करी वैल्यू r। अब इसमें मैंने पोटेंशियोमीटर जब आपको पढ़ाया था तो मैंने समझाया था, क्या क्या चीजें समझाई थी कि जब पोटेंशियोमीटर होता है तो उसमें पोटेंशियोमीटर वायर होती है ए बी, और पोटेंशियोमीटर ए बी वायर में उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है। अब अगर ए बी वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होगा तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल भी जनरेट होगा, यानी कि जो वायर है ए बी, इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल बनेगा। और ये जो पोटेंशियल का जो मैंने प्रिंसिपल बताया था वो क्या था, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जिसके बेस पे बताया था कि v इज इक्वल टू क्या होता है, के एल, और k क्या हो जाता है फिर v बाय एल, जिसको हम क्या बोलते थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अब इसने क्या करा, इसने करा x ने r की वैल्यू इंक्रीज कर दी, यानी एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया। अब अगर एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया तो जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो करंट डिक्रीज होता है कि इंक्रीज? ये तो बता सकता है कोई? रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो करंट डिक्रीज होता है या इंक्रीज? सर इंक्रीज। इंक्रीज। समीर कह रहा है इंक्रीज। और कोई? सर डिक्रीज। डिक्रीज। रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो करंट डिक्रीज होता है। तो करंट डिक्रीज होगा, इसका मतलब जो ये वायर है, ए बी वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर है, इसमें करंट डिक्रीज हो जाएगा, है ना, करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और बताइए, अगर करंट डिक्रीज हो जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। 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 करंट अगर डिक्रीज हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस किसी पोर्शन के अक्रॉस आप निकालोगे तो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि लेंथ कम शो करेगा। बट आप देखिए ये जो बैटरी है, ये बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो सेम रहेगा ना, उसका तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है। और ये जो नल पॉइंट होता है वो नल पॉइंट इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, यानी कि इसका जितना पोटेंशियल होगा उसके अकॉर्डिंग ये नल पॉइंट डिसाइड होता है। तो अगर ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, यहाँ भी चेंज नहीं आना चाहिए। सर ये वैल्यू क्यों नहीं चेंज होगी? कौन सी, ये वाली? यस सर।
ये बैटरी है ना, अब अगर आप बैटरी ला रहे हो 8 वोल्ट की, तो 8 वोल्ट से क्या वो 7 वोल्ट या 6 वोल्ट की बन जाएगी? नो सर। हाँ, तो बैटरी जब वो है तो उतनी ही रहेगी, तो वो तो पोटेंशियल उतना ही शो करना है बैटरी को, ठीक है? तो वो चीज तो सेम रहेगी। हाँ, इसकी वैल्यू जब चेंज हो सकती है जब आप इस एस को चेंज करोगे तब, ठीक है, वो अलग केस है। तो यहाँ पे ये केस हुआ, तो इसलिए पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, पर पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम। इसकी वैल्यू सेम रहेगी तो पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। और यहाँ पे देखो, पोटेंशियल क्या करता है? लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे तो लेंथ को भी क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। यानी कि जो ये नल पॉइंट है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड। समझ में आया? रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो करंट डिक्रीज होगा, इस पोटेंशियोमीटर वायर में करंट डिक्रीज होगा। करंट डिक्रीज होगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, बट इसकी वैल्यू तो उतनी की उतनी है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करोगे तो ये लेंथ पे डिपेंड करता है, तो लेंथ को इंक्रीज करनी पड़ेगी, यानी कि नल पॉइंट को राइट साइड मूव करना पड़ेगा। समझ में आया सभी को? तो लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा और राइट साइड मूव करना पड़ेगा। क्लियर सभी को? चलिए, ये समझ में आ गया सभी को कि शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहा है y डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ s। s की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, तो ये बताइए, अब इसका बताइए क्या होगा? राइट साइड शिफ्ट होगा या लेफ्ट साइड? सर अब तो लेफ्ट ही होगा। अब लेफ्ट होगा, राइट। समीर कह रहा है अब लेफ्ट होगा। और कोई? कोई भी दे दो आंसर। राइट लेफ्ट कुछ तो बोला करो, गलत ही बोला करो। देखिए, अब केस क्या है, अब उसने y ने क्या करा? सब कुछ सेम रखा, बट s को क्या कर दिया? डिक्रीज। s है रेजिस्टेंस। अब अगर रेजिस्टेंस s डिक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो करंट का हो जाएगा? इंक्रीज, है ना? करंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। पर किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से। तो सिंपल सी बात यह है कि पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? बेसिकली करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और ये देखो, सिंपल सी बात है कि ये करंट अगर निकालेगा तो रेजिस्टेंस R पे डायरेक्टली डिपेंड कौन कर रहा है? V। इसका हम डायरेक्ट इफेक्ट पोटेंशियल का लेते हैं, क्योंकि बैटरी का दिखाना है। तो S जो है, S जब डिक्रीज होगा, यानी कि रेजिस्टेंस जब डिक्रीज होगा, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाता है? डिक्रीज। तो पोटेंशियल इसके अक्रॉस क्या हो गया? डिक्रीज। पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो इसका भी पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, तो इसका मतलब ये किस साइड मूव कर जाएगा? लेफ्ट साइड, क्योंकि पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। तो ये राइट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट इसको लेके? नो सर। ऋषभ का आंसर नो यस में आता है। कुछ पूछो तो नहीं आता है ऋषभ? पढ़ाई हो रही है? यस सर, हो रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन का डायग्राम बना रहा हूं। ये पोटेंशियोमीटर के केस में ये जो फॉर्मूले हैं ये ध्यान रखना है। K इज इक्वल टू वी बाई एल या V इज इक्वल टू के एल। V अगर मतलब है तो जरूरी नहीं है कि V ही लेंगे, EMF भी ले सकते हैं। EMF इज इक्वल टू के एल, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि एक ही EMF हो, अगर एक से ज्यादा EMF होगा तो उसका नेट इफेक्टिव E1 माइनस E2, E1 प्लस E2 ये भी ले सकते हैं, ठीक है। के एल ये भी बनाया जा सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए।
तो डायग्राम आप देखेंगे जरा, डायग्राम क्या कह रहा है। ये की है इसके अंदर, ये 250 मीटर है यहाँ पे लेंथ, और एक और आ गया, इसने लेंथ 400 मीटर दे दी। ठीक है, ये हो गया E1 E2 E1 E2। ऊपर वाले में नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है, नीचे वाले में नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है। ठीक है, पॉजिटिव माइनस A एंड B, ये डायग्राम है। ये डायग्राम सर हो गया। 250 मीटर किसकी लेंथ है? लेंथ है 250 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर पहले वाले की, और दूसरे वाले की है 400 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, two primary cells of EMF E1 and E2 where E1 is greater than E2 are connected to the potentiometer wire AB as shown in the figure. If the balancing length of the two combination of the cells are 250 centimeter and 400 centimeter, find the ratio of E1 and E2। E1 and E2 का रेशियो निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और E1 is greater than E2 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी पीछे जो फॉर्मूला बताया उसी के बेस पे है। दूसरी बात मेरे ध्यान आई कि महीने से ऊपर हो गया है, कुछ बच्चे हैं, अभी तो कुछ बच्चे तो नए आए हैं, फीस सबमिट कर दीजिए, थोड़ी बहुत ही कर दीजिए पर कुछ करिए फीस। जिन जिन बच्चों की फीस सबमिट नहीं हुई है, कुछ बच्चों की हुई है, कुछ बच्चों की नहीं हुई है। E1 बाई E2 निकालना है। सॉल्व करिए, मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा बना रहा हूँ, टाइम खत्म हो रहा है, तो दोबारा आप लोग कनेक्ट कर लेना, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। सर आपका माइक म्यूट हो गया। तो क्वेश्चन में ये आपको
सर्किट दिया हुआ है 1 ओम 2 ओम 2 ओम 4 ओम 5 ओम 4 वोल्ट की बैटरी। तो बोल रहा है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन द गिवन सर्किट, यानी कि इस सर्किट में से टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है वो आपको निकालना है, वो कैलकुलेट करना है। तो आई गेस हो जाना चाहिए। नेटवर्क को सॉल्व करें और उसके बाद करंट कैलकुलेट करें, टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है। हो रहा है सॉल्व? किसी को समझ में आ रहा है? ये कराना पड़ेगा। सर वो फिगर सॉल्व करना नहीं आता मेरे को। अरे सर वो इसको पहले डायग्राम को करते हैं ना, वो नहीं आता मेरे को। हाँ नहीं आता ना सर वो। कर रहा है देखिए, फिर म्यूट कर अपना माइक। अब इस कनेक्शन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करता है, माइक सभी को आवाज क्लियर आ रही है ना सभी को? यस सर। यस सर। तो क्या करना है कि नेटवर्क सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, इजी करना है। तो इजी करने के लिए कि मैंने बताया कि आप एक कोई एंड ले लीजिए और उससे आप चलते जाइए और उसी तरीके से बनाते जाइए। तो मैंने एक एंड लिया, ठीक है, यहाँ से 2 वायर जा रही हैं, तो एक वायर ऊपर गई, एक वायर नीचे गई, और इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है। पहले ऊपर वाले में 1 ओम है और नीचे वाले में 2 ओम। फिर आप देखोगे इस पॉइंट से यहाँ पे आते हो तो 2 वायर हो जाती है, यानी यहाँ से भी 2 वायर है, एक ऊपर एक नीचे। तो एक नीचे एक ऊपर, ठीक है। नीचे वाले में 5 ओम लगा हुआ है और ये 5 ओम जाके इस नीचे वाले से कनेक्ट हो जाता है, यानी कि इससे कनेक्ट हो गया। और ऊपर वाला देखोगे तो यहाँ से नीचे वाले से कनेक्टेड है, यानी कि इससे और इससे। तो इसमें एक लगा हुआ है 2 ओम और नीचे वाले में लगा हुआ है 4 ओम। और ये बन गया आपका सिंप्लीफाइड सर्किट, ठीक है। अभी ये कुछ देखा देखा सा लग रहा होगा कुछ बच्चों को, नए बच्चे तो ठीक है, अगर उन्होंने क्लास देखी है तो अच्छी बात है, बट ये दिख रहा होगा कुछ देखा देखा सा। कोई बताएगा कहाँ देखा है? सर वो ब्रिज, वो कौन सा ब्रिज? नहीं, व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन ब्रिज। तो उसमें बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज ये कंडीशन होती है, और इसकी एक बैलेंस कंडीशन होती है P/Q इज इक्वल टू R/S। P/Q इज इक्वल टू R/S, ये मैंने बताया था। और ये कब होती है? ये होती है जब इस बीच वाले सर्किट में कह लो कि इसका रेशो अगर सेम आता है। तो जब भी कभी भी आपको इस तरीके से सर्किट दिखे, यानी कि 4 रेजिस्टेंस है, बीच में एक रेजिस्टेंस है, फिर ये इस तरीके से भी दिखे, तो आपको ये सबसे पहले ये चीज देखना है कि अगर इन दोनों का रेशो सेम है, ठीक है, इन दोनों का रेशो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसमें से मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। और अगर इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसका हम रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करते, यानी इसको इंक्लूड नहीं करते।
और इसको अगर इंक्लूड नहीं करते तो सिंप्लीफाई करके और क्या बनेगा, सिंप्लीफाई करके ये बनेगा। वन ओम, 2 ओम, 4 ओम और 2 ओम, ठीक है, ये बनेगा। तो आप देख रहे हो 1/2, 2/4 भी 1/2 ही होता है, तो रेशियो सेम आया, तो इसका ये सर्किट का क्या हो गया, सिंप्लीफाई बन गया। अब आप देखोगे कि ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है और ये आपस में क्या है, पैरेलल में। तो सीरीज में करोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 3 ओम, नीचे क्या आ गया 4 to 6 ओम, ठीक है, 4 to 6 ओम। और इनको अगर सॉल्व करोगे तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1 by r dash is equal to क्या आ गया, 1/3 plus 1/6, कितना हो गया, तो 2 ये आ गया 6, 3 2 plus 1 यानी 3/6 यानी 1/2, यानी r डैश कितना आ गया 2 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, टोटल पोटेंशियल पता है, करंट निकालना है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में R, 4 अपॉन में 2 यानी 2 एम्पियर, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, 2 एम्पियर आपका आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट? सर 5 ओम वाला कहाँ चला गया? 5 ओम वाला मैंने वही बताया, देखो जब भी ये रेशियो अगर आपको सेम मिलता है ना, P/Q और R/S, ऐसे में ये ब्रिज बन जाता है। ब्रिज बन जाता है मतलब कि सेंटर जो गैल्वेनोमीटर वाला जैसे केस था ना, जिसमें गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, उसी तरीके से इसमें से Yes, भी sir. कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा होगा, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। तो इसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल, मतलब इसको हटा देते हैं। और जब इसको हटा देते हो तो हटाने के बाद जो सर्किट है, इसको मतलब वही बात है कि रेशियो आपको देखना है, रेशियो अगर सेम मिल गया तो बीच वाले को हटा देना है, ये रूल है, ये सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है पायल? Yes, sir. हाँ, मतलब आपको क्वेश्चन ऐसा दिया ही नहीं जाएगा कि इनका रेशियो सेम ना हो, आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जिसमें अगर इस तरीके का सर्किट आपको दिया हुआ है तो वो रेशियो सेम ही मिलेगा आपको, इस साइड का और इस साइड का, चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, ठीक है। तो रेशियो आपको सेम ही मिलना है, तो ऐसे में आपको बीच वाले को कैंसिल करके उसको सॉल्व करना होगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा ही इसी तरीके से। Okay, sir. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है when the terminals of the cells are also connected to a resistance of नहीं, the reading of a high resistance voltmeter when a cell is connected across it is 2.2 volt, ठीक है। यानी कि एक हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर है जिसको अगर हम एक सेल के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो शो करता है 2.2 वोल्ट, यानी कि बैटरी की पोटेंशियल कितनी दे रखी है, 2.2 वोल्ट, यानी ईएमएफ कह लो, ठीक है, क्योंकि उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। दोबारा लाइन सुनो, द रीडिंग ऑन ए हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर व्हेन ए सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 वोल्ट, यानी कि एक बैटरी को अगर वोल्ट मीटर से मेजर किया जा रहा है तो वो रीडिंग कितनी दे रहा है, 2.2 वोल्ट, यानी कि बैटरी किसी आउटर सर्किट मतलब सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या शो करेगा, ईएमएफ शो करेगा, ठीक है। देन बोल रहा है when the terminals of the cells are also connected to a resistance of 5 ohm as shown in the circuit, ठीक है, यानी कि ये हो गई बैटरी, ये हो गया रेजिस्टेंस 5 ओम और ये हो गया वोल्ट मीटर। फाइव ओम as shown in the circuit,
the volt reading drops to 1.8 वोल्ट। यानी कि जब इस बैटरी को हमने रेजिस्टेंस 5 ओम रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया, तब वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो ड्रॉप हो गई, डिक्रीज हो गई 2.2 से कहां पे 1.8 वोल्ट पे। ठीक है, 1.8 वोल्ट पे। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है सेल का, निकालिए। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। फटाफट निकालिए। सर 1.1 ओम। 1.1 ओम करेक्ट आंसर। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? E माइनस वी अपॉन में वी इंटू में आर। ठीक है, E माइनस वी अपॉन में वी इंटू में आर। तो सिंपल सी बात है, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया E हो गया 2.2 इन माइनस 1.8 अपॉन में 1.8 इंटू में आर कितना है 5। ये कितना आ गया 0.4 अपॉन में 1.8 इंटू 5। पॉइंट से पॉइंट गया तो कितना जाएगा 4 पंजे 20 अपॉन में 18 तो 1.1। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन था। किसी को कोई डाउट? नहीं, चलिए। सर आवाज नहीं आ रही? अरे ये पहले भेजा था ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। 3 सेल्स ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट 1.18 वोल्ट। डायग्राम बना देता हूं। टू वोल्ट 0.05 वोल्ट ओम, सॉरी 1.8 वोल्ट 0.7 ओम, 1.5 वोल्ट 1 ओम एंड ये है 4 ओम। 3 बैटरीज हैं, सेल हैं E1 E2 E3, जिनका पोटेंशियल है 2 वोल्ट 1.8 वोल्ट 1.5 वोल्ट और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 R2 एंड R3। ठीक है, R1 R2 एंड R3 ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम। ठीक है ना, पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट, द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। सर्किट में से जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है वो निकाल के बताना है। बताइए जल्दी जल्दी। टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट।
हो गया सॉल्व? सर 1.51 कुछ आ रहा है। 1.51 करंट। वो सर 2 पॉइंट इतना तो नहीं है। देखिए करंट निकालना है तो करंट निकालने के लिए होता है ईएमएफ अपॉन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस में इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ कितना है वो तो टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल ईएमएफ कैसे निकालोगे? E1 प्लस E2 प्लस E3। तो कितना आया? 2 प्लस 1.8 प्लस 1.5। तो कितना बन गया? 4 और 5.3 वोल्ट। रेजिस्टेंस देखोगे तो सारे सीरीज में है रेजिस्टेंस, तो सिंपल ऐड करना है 4 प्लस 0.05 प्लस 0.7 प्लस 1। तो कितना हो गया? 5.75 ओम, है ना। करंट क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा आपका 5.3 अपॉन में 5.75। अब ये तो 1 पॉइंट में जा नहीं सकता, 0.9 में जाएगा कुछ, तो इतना मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 0.9। किसी को कोई डाउट? किसी को कोनो डाउट? नहीं सर। नहीं। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स। अभी और भी टाइप के न्यूमेरिकल्स इसमें रह रहे हैं। किरचॉफ लॉ पे इम्पोर्टेंट है, किरचॉफ लॉ पे बहुत क्वेश्चन आता है, तो किरचॉफ लॉ पे भी एक क्लास और लूंगा जिसमें हम किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल्स करेंगे। एंड पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज और भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं चैप्टर से लेके, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एंड जो बच्चे अभी नए आए हैं वो वीडियोस देखें पिछली क्लास की, इसकी पूरी क्लास की वीडियो देखें। एंड कोई डाउट हो वो लेके आए क्लास में, कोई पॉइंट ना समझ में आया वो लेके आए, और क्लास आए न्यूमेरिकल के लिए तो पढ़ के आए, पूरा फॉर्मूला लर्न करके आए। आप ही के लिए अच्छा है, नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ है, बाकी पढ़िए। इसके न्यूमेरिकल कराने के बाद फिर इसका मैं टेस्ट लूँगा। एंड हाँ, वही लास्ट बात कि कुछ बच्चों की फीस नहीं आई है, कोशिश करिए, 1 महीने से ऊपर हो गया है, अब तो खुल भी गया है काफ़ी कुछ, हमारा ही काम नहीं खुला है, बाकी सबका काम खुल गया है। तो कोशिश करिए कि फीस सबमिट हो जाए, ठीक है। एंड और जो होमवर्क देता हूँ प्लीज़, जो बच्चे नए आए गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर ले और वहाँ पे होमवर्क अपलोड कर दें, ठीक है। वहाँ पे अपलोड किया करिए होमवर्क मैं सब वहीं पोस्ट करूँगा। तो अभी किसी को कोई डाउट या किसी चीज़ से लेके रिलेटेड पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।